इस विधि में हम जो तथ्य संकलन की हमारी जो प्रविधियां हैं, इसमें अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली जो मुख्य रूप से हमारे कोर्स में हैं, हमारे पाठ्यक्रम में हैं और इनको हमें देखना है। तो इसमें अवलोकन विधि के ओवरऑल यदि हम गुण और दोषों की बात करें, महत्व की बात करें, उपयोगिता की बात करें, तो यहाँ हम कुछ बिंदुओं के नाम के आधार पर हम उनको स्पष्ट कर सकते हैं। अभी तक जो हमने गुण दोष जो भेद देखे थे, जिनकी जो उपयोगिता देखी थी, जो कमियां देखी थी, वो हमने सहभागी और असहभागी अवलोकन की कमियां और गुण दोष देखे थे। लेकिन यहाँ हम ओवरऑल एक जो अवलोकन जो विधि है, अवलोकन जो एक प्रणाली है तथ्य संकलन करने की, खासकर प्राथमिक तथ्य संकलन करने की, तो उसके गुण दोष क्या हैं, उसकी उपयोगिता क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं, यहाँ इस वीडियो में हम उसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो ये हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम इसकी पहले उपयोगिता की बात करें, गुणों की बात करें कि एक अवलोकन विधि में, अवलोकन प्रणाली में जो तथ्य संकलन की हमारी एक प्रमुख प्रविधि है और जो इतिहास हम कह सकते ऐतिहासिक काल से भी इसे लोग अपनाते रहे हैं, लोग देखते रहे हैं, तथ्यों को इकट्ठा करते रहे हैं, समाज को समझते रहे हैं, प्रकृति को समझते रहे हैं। तो इसकी उपयोगिता क्या है, क्या क्या है। पहले बिंदु में हमने कि सरल एवं प्राथमिक पद्धति। सरल एवं प्राथमिक पद्धति से यहाँ तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुसंधान की जो विभिन्न हमारी प्रणालियां हैं, तथ्य संकलन करने की प्रविधियां हैं, उन सब में अवलोकन जो विधि है सबसे सरल विधि है, सबसे एक आसान विधि है, जिसके माध्यम से अवलोकनकर्ता जो है अध्ययनकर्ता जो होता है, वो तथ्यों को इकट्ठा करता है। क्योंकि अन्य दूसरी जो विधियां हमारी हैं, चाहे वो प्रश्नावली है, चाहे अनुसूची है, चाहे साक्षात्कार है, उसमें अध्ययनकर्ता को, अवलोकनकर्ता को, या हम कह सकें कि तथ्यों का संकलनकर्ता को एक विशेष ज्ञान या प्रशिक्षण की जो आवश्यकता होती है, वो ज्ञान और प्रशिक्षण यहाँ उसके लिए आवश्यक नहीं होता है। एक यहाँ सामान्य ज्ञान रखने वाला भी, सामान्य समझ रखने वाला अवलोकनकर्ता भी, सामान्य कुशलता रखने वाला भी जो अवलोकन करता है, वह इस विधि के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करता है या कर सकता है। जैसे हम देखते हैं कि मानव प्राचीन काल से ही इस अवलोकन विधि का प्रयोग करता रहा है और स्वाभाविक रूप से वो करता भी आया है, और इसके आधार पर बहुत सारे सिद्धांत भी समाज में प्रतिपादित हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अवलोकन विधि एक प्राथमिक विधि के रूप में भी जानी जाती है, जिसके माध्यम से प्राथमिक सामग्री को इकट्ठा किया जाता है, प्राथमिक तथ्यों को संकलित किया जाता है, एकत्र किया जाता है। तो सबसे पहला गुण ये एक सरल और प्राथमिक पद्धति है, जिसके लिए कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता अवलोकनकर्ता में नहीं होती है, या हम कह सकें होने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे बिंदु के रूप में हम देखें यथार्थता एवं विश्वसनीयता। इससे तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अवलोकन पद्धति में अध्ययनकर्ता दूसरों पर निर्भर नहीं रहकर स्वयं अपने नेत्रों द्वारा, अपनी आंखों के द्वारा वो घटनाओं का अवलोकन करता है, उन घटनाओं को देखता है। तो इससे घटना से संबंधित जब तथ्यों को इकट्ठा करता है, तो वे जो तथ्य होते हैं, वे जो जानकारियां होती हैं, वे अधिक विश्वसनीय होती हैं, क्योंकि यहाँ वो अपने आंखों से स्वयं देखता है। जैसा कि हम अपनी आंखों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे सामने ये घटना घटित हुई है, इस तरह से ये घटना घटित हुई है, तो हम उनको ज़्यादा विश्वसनीय मानते हैं। जो हमारे सामने घटना घटित हो रही है, जिसको हमने देखा है अपनी स्वयं नेत्रों से, आंखों से, वहीं हम दूसरों को कहे के अनुसार हम किसी तथ्यों को इकट्ठा करें, तो वे इतने विश्वसनीय नहीं होते हैं जो हमने अपने नेत्रों से देखे, कानों से सुने हैं, और उसके बाद में हमने जो तथ्यों को इकट्ठा किया है, तो उन तथ्यों में अधिक यथार्थता एवं विश्वसनीयता हमें देखने को
मिलती है, तो अवलोकन विधि का एक उपयोगिता, या हम कहें कि एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा गुण इसमें पाया जाता है, जो अन्य विधियों की तुलना में इसे अधिक विश्वसनीय बनाती है। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि प्राकल्पना के निर्माण में अवलोकन जो है वो बहुत सहायक होता है। ये भी एक अच्छाई है, इसकी एक उपयोगिता है, एक गुण है, क्योंकि अवलोकन में व्यक्ति को कई घटनाओं को देखने, सुनने और समझने का मौका मिलता है। और इससे क्या होता है, इससे अवलोकनकर्ता के अनुभव में वृद्धि होती है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, ज्ञान कोश में वृद्धि होती है, जिससे उससे एक हम कहें कि अंतर्दृष्टि भी प्राप्त होती है। एक उसको हम कहें कि वो अनुभव एक उसको दूरदृष्टा बनाता है, उसको एक अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप अवलोकनकर्ता जो है वह विभिन्न प्राकल्पनाओं का निर्माण भी कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि प्राकल्पनाओं का निर्माण करने में उसमें वह योग्यता आ जाती है। तो ये एक इसका गुण के रूप में हम देखते हैं कि अवलोकन विधि एक ऐसी है, जब अवलोकनकर्ता अपनी आंखों से जब देखता है, बार बार घटनाओं को वो देखता है, सुनता है, समझता है, उनसे संबंध तथ्यों को इकट्ठा करता है, तो जब उसका एक लंबा अनुभव हो जाता है, उसके अनुभव में जब वृद्धि हो जाती है, तो उसको एक प्रकल्पना, हम कह सकते हैं कि कल्पना, या उसकी जो हम कहें कि वैचारिक जो शक्ति होती है उसमें वृद्धि होती है। और जो वैचारिक शक्ति में जब वृद्धि होती है तो विभिन्न प्रकल्पनाओं को बड़ी आसानी से निर्मित कर सकता है। तो ये भी एक इसका कहें कि गुण होता है। अगले बिंदु के रूप में देखें तो सर्वाधिक प्रचलित विधि है ये। सर्वाधिक प्रचलित जैसा कि हम सभी जानते हैं, सामाजिक अनुसंधान के लिए प्रचलित जो विभिन्न पद्धतियां हैं, जो भी जिन पद्धतियों के माध्यम से हम तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, जिन प्रणालियों के माध्यम से तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, उन सभी पद्धतियों में, प्रणालियों में एक अवलोकन विधि एक ऐसी विधि है जो सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय पद्धति भी है। और हम कहें कि जिसका जो चलन है, प्रचलन है, अनादिकाल से लेके और वर्तमान काल तक इसका जो चलन है वो होता रहा है और हो रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक आज वर्तमान में एक परिष्कृत विधि के रूप में अवलोकनकर्ताओं के सामने आती है, या हम कह सकते हैं अनुसंधानकर्ताओं के सामने आती है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो तथ्य संकलन करने की जो प्रणाली है, तो अनुसंधानकर्ता अवलोकन विधि को ही चूज करता है। अगले बिंदु में सत्यापन की सुविधा। सत्यापन की सुविधा से यहाँ तात्पर्य यह है कि अवलोकन विधि एक ऐसी विधि है जो संकलित किए गए तथ्यों की सत्यता की परख आसानी से कर लेती है। जहां अवलोकनकर्ता एक ही घटना को कई बार जब घटते देखता है, तो वह संकलित तथ्यों का उसे सत्यापन कर सकता है। यही जब हम दूसरी पद्धतियों की, दूसरी प्रणालियों की जब बात करें, तो ये सुविधा उनमें नहीं हमको देखने को मिलती है। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा गुण है कि अनुसंधानकर्ता जब चाहे अपने संकलित तथ्यों का सत्यापन कर सकता है, उनको परख सकता है, उनको जांच सकता है कि मैंने जो तथ्यों को जो इकट्ठा किया है, मैंने जो तथ्यों को संकलित किया है, वे सही हैं या नहीं है। क्योंकि बार बार जब घटना घटित होती हैं, बार बार उन्हीं घटनाओं से संबंधित वह तथ्यों को इकट्ठा कर लेता है, तो वो समय समय पर उनका सत्यापन भी साथ साथ करता रहता है। ये भी एक इसका गुण है। और अंत में हम कह सकते हैं कि निरंतर उपयोगी एक पद्धति है ये। तो इसमें हम ये कहेंगे कि अवलोकन एक विधि एक ऐसी विधि है, एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग निरंतर किया जाता है या किया जाता रहा है। जहाँ हमारे आसपास की घटनाओं का यानी अवलोकन कर हम अपने ज्ञान में जब वृद्धि करते हैं और जैसे प्रकल्पनाओं का हम कह सकते हैं कि एक आधार तैयार करते हैं, तो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के विकास में हम
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या निभा सकते हैं। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा गुण है कि जब हम निरंतर इसके प्रयोग की जब बात करते हैं, हम लोग अवलोकन के माध्यम से नई नई घटनाओं के बारे में तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, तो हम अपने आसपास के वातावरण से आसपास की जो घटनाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन कर लेते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जब ज्ञान अर्जन कर लेते हैं, हमारे ज्ञान कोश में जब वृद्धि हो जाती है, तो ज्ञान कोश में जब वृद्धि होती है तो हम विभिन्न प्राकल्पनाओं के वहाँ हम कह सकते हैं कि एक आधार प्रदान करते हैं, एक आधार तैयार करते हैं। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा गुण माना जाता है। आगे हम देखते हैं कि अवलोकन विधि की जहाँ गुण हैं, उसकी उपयोगिता हैं, तो कुछ इस विधि में कुछ कमियां भी हैं, कुछ दोष भी हैं, और कुछ उन कमियों और दोषों को भी हम कुछ बिंदुओं के आधार पर यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जिसमें पहला है मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों की सीमा है। ज्ञानेंद्रियों की सीमा से तात्पर्य है कि अवलोकन का जो कार्य होता है वह ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। जैसा कि हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही अवलोकनकर्ता जो होता है तथ्यों को इकट्ठा करता है, उनको संकलित करता है, किसी घटना के बारे में जानता है, कार्य कारण संबंधों तक वो पहुंचने का प्रयास करता है। ये ज्ञानेंद्रियां ही हमारे पास इस प्रकार की, यानी हम कहें कि हमारे पास में ये उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी घटना का, किसी भी समस्या के बारे में हम कार्य कारण संबंधों के तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और अवलोकन विधि में विशेषकर हम नेत्रों का प्रयोग करते हैं, अपनी आँखों का प्रयोग यहाँ ज़्यादा करते हैं। और आँखों की शक्ति हम कहें कि एक अचूक होती है। हम अपनी आँखों से जिन तथ्यों को देख लेते हैं तो वो अधिक विश्वसनीय, अधिक सही, अधिक सत्य, जैसा कि हम जानते हैं, अपना देखा हुआ, उनको अधिक विश्वसनीय मानते हैं। तो यहाँ जो ज्ञानेंद्रियों की जो सीमा जो होती है, कई बार क्या क्या होता है इसमें, कई बार ऐसा भी होता है कि विभिन्नतापूर्ण, अनिश्चित एवं पक्षपातपूर्ण ढंग से जब ये ज्ञानेंद्रियां काम करने लग जाती हैं तो हम गलत तथ्यों को इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे आँखें, हमारे कान कुछ विशेष घटनाओं की ओर शीघ्र आकर्षित होते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा अध्ययन जो होता है वो दोषपूर्ण हो जाता है। कभी कभी होता ऐसा है कि हम जो देख रहे हैं या हम जो सुन रहे हैं, कभी कभी ऐसा नहीं होता। यानी हमने जो कुछ देखा लेकिन वास्तविकता से अलग है। ये हमारी ज्ञानेंद्रियों की सीमा है। हमारे सामने जो घटना घटित हो रही है, हम जिसका जो अर्थ लगा रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर, अपनी कुशलता के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, लेकिन वास्तविकता कभी इससे हटकर होती है। तो कभी कभी हमारी जो ज्ञानेंद्रियों से भी ये चूक होती है कि हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हमने जो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जैसा उसको अनुभव किया, वास्तविकता से वो परे था। तो ये कभी कभी इस तरीके से जब हम तथ्यों को इकट्ठा कर लेते हैं तो वे हमारे शोध कार्य में हम कहें कि एक बाधा ही पैदा करते हैं। अगले बिंदु के रूप में है व्यवहार की कृत्रिमता। अवलोकन विधि एक ऐसी विधि है कि जब वहाँ अवलोकनकर्ता जो है, यानी समूह समुदाय, अवलोकन जो समूह समुदाय है वहाँ जाके मौजूद होता है, वहाँ घटना के पास मौजूद रह के तथ्यों को इकट्ठा करता है, तो तब क्या होता है, लोगों में को यह पता चल जाता है कि उनके व्यवहारों का कोई अवलोकन कर रहा है, कोई देख रहा है, उन पर कोई नज़र रख रहा है। तो वे क्या अपने व्यवहार में एक कृत्रिमता, एक बनावटीपन ले आते हैं और उनका जो मूल व्यवहार है वो इससे बिल्कुल अलग हट जाते हैं। उनका व्यवहार जो होता है टोटली हम कह सकते हैं कि बिल्कुल बदल जाता है। तो जब उसकी स्वाभाविकता जहाँ नष्ट हो जाती है, तो जहाँ स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है तो वह हम कह सकते हैं वहाँ जो हमारा अध्ययन जो होता है वो दोषपूर्ण हो जाता है। वह हमारा अध्ययन भी जो होता है वह स्वाभाविक नहीं रहता है, उसमें भी बनावटी बनाया जाता है, उसमें भी दिखावा आ जाता है, उसमें भी कृत्रिमता आ जाती है। तो जहाँ कृत्रिमता जहाँ आ जाती है तो वहाँ हम कहें कि मूल ज्ञान, मूल व्यवहार, मूल हमारे संकलित तथ्य नहीं रहते हैं।
तो उससे भी हमारे शोध कार्य में बाधा पैदा होती है। अगली बिंदु के रूप में हम देखते हैं पक्षपात की संभावना। पक्षपात की संभावना हम सभी जानते हैं, देखते हैं कि पक्षपात क्या होता है। वो यही है कि अवलोकन में जब अवलोकित घटनाओं का जब हम निर्वचन करते हैं तो वहाँ अवलोकनकर्ता पर ही पूरा हम निर्भर हो जाते हैं। तो निर्वचन में उसके हम कहें कि विचार, मूल्य, आदर्श एवं संस्कृति का उस पर प्रभाव पड़ता है। वो उसके माध्यम से ही उनका वर्गीकरण, विश्लेषण करता है, निर्वचन करता है, उसका निष्कर्ष निकालता है। तो उसके भी अध्ययन में हम कहें कि दोष आ जाते हैं और अध्ययन हमारा जो होता है वो दोषपूर्ण हो जाता है। जैसे हम जानते हैं, कहीं भी किसी भी घटना का जब हम पक्षपात की भावना से जब हम अध्ययन करते हैं या जहाँ पक्षपात की संभावना रहती है और पक्षपात की जहाँ संभावना रहती है, उस पक्षपात की भावना से जब हम तथ्यों को इकट्ठा करेंगे तो उन तथ्यों के आधार पर हमारा जो निष्कर्ष होगा वो भी सही नहीं होगा। तो ये भी एक इसका दोष है। और एक अंतिम बिंदु के रूप में हम इसकी सीमा देखें तो वो है कुछ अध्ययनों में यह जो विधि है वह बिल्कुल ही अनुपयुक्त होती है। उसका कारण हम कह सकते हैं कि कई ऐसी घटनाएं हैं या घटनाएं ऐसी होती हैं, जैसे अपराध है, व्यक्तिगत जीवन का इतिहास है। ऐसी जो घटना हैं इनका हम अवलोकन का आधार पर अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि ये अवलोकन का अवसर ही नहीं देती हैं। इस प्रकार की घटना, कोई मान लो अपराध हुआ तो अपराध का हम अवलोकन दोबारा उस अपराध को नहीं घटित करवा सकते, देख सकते हैं। वो हमारे अवलोकन का अवसर ही छीन लेते हैं। व्यक्तिगत जीवन के हम जब कभी इतिहास की जब अध्ययन कर रहे हैं, इतिहास की जब हम बात करें, हम किसी भी यानी महापुरुष के जीवन के इतिहास की बात करें तो वहाँ भी अवलोकन का अवसर हमारे पास नहीं होता है। तो जहाँ अवलोकन का अवसर नहीं होता है तो हम अवलोकन के माध्यम से मौन तथ्यों को इकट्ठा नहीं कर सकते, उनका हम अध्ययन नहीं कर सकते। इसीलिए पी.वी. यंग ने एक जगह लिखा था कि सभी घटनाओं का निरीक्षण अवलोकन के माध्यम से नहीं हो सकता। सभी घटनाओं के घटित होते समय अवलोकनकर्ता वहाँ उपस्थित नहीं रह सकता और न ही विभिन्न अवलोकन विधियों के द्वारा सभी घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। तो ये कुछ कमियां हैं, कुछ दोष हैं, कुछ अवगुण हैं अवलोकन विधि के, अवलोकन प्रणाली के। तो यहाँ आज हमने अवलोकन के गुण और दोषों की चर्चा की, उनको देखा। आज हम इस वीडियो में यहीं इसको समाप्त करते हैं। इसके आगे हम अगला चैप्टर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।